नमस्कार दोस्तों। बिहार हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में। तो पिछला वीडियो हमने देखा था, इसमें हमने बिहार को कुछ अलग अलग जो राजवंश जिसने कि भारत पे शासन किया और उसके शासन के दौरान बिहार का स्थिति क्या था, बिहार पर किस तरह से उसके शासन का प्रभाव पड़ा, या उन्होंने बिहार को किस तरह से नियंत्रण किया, इस आधार पर समझने का प्रयास कर रहे थे। इनमें हमने सबसे पहले बात किया था कि किस तरह से बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में जब तुर्कों का आक्रमण बिहार पर हुआ, तो किस तरह से बख्तियार खिलजी ने बिहार में जो विश्वविद्यालय था या जो बौद्ध विहार था, जो शिक्षाओं के लिए या फिर धर्मों के लिए एक केंद्र हुआ करता था, उन केंद्रों को नुकसान पहुंचाने का काम किया और इससे बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखा था। दूसरा चीज हमने देखा कि कर्नाट वंश, जो कि एक तरह का स्थानीय वंश था जिसका उदय मिथिला और तिरहुत का जो क्षेत्र है वहां पर हुआ था। तो कर्नाट वंश के शासन के दौरान बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद की कहानी क्या पड़ता है बिहार पर, इन चीजों को हम देखेंगे। इनमें भी सबसे पहले हम जो सल्तनत काल है, जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है तो सल्तनत काल के दौरान बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, बिहार के इतिहास किस तरह से बदला, इन चीजों को समझेंगे। फिर हम ये भी समझेंगे कि सल्तनत काल में जो अफगान है, खास करके शेरशाह सूरी की जब बात होती है, हालांकि ये मुगल समय की बात होती है, शेरशाह सूरी के विषय में जब बात किया जाता है तो हम ये भी समझेंगे कि अफगान शासक के दौरान बिहार का स्थिति क्या था, या जब शेरशाह सूरी सत्ता में आते हैं तो किस तरह से वो बिहार को पावर सेंटर बनाने का प्रयास करते हैं भारत का। और फिर हम मुगल काल के दौरान बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से बिहार पर प्रभाव पड़ा मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान, इन चीजों को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सल्तनत काल में बिहार के इतिहास किस तरह से बदला, बिहार पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो जो हमारा पहला कहानी है वो शुरू होती है सल्तनत काल में बिहार। सल्तनत काल में बिहार। सल्तनत काल का मतलब हो गया कि दिल्ली सल्तनत का शुरुआत से लेकर के जब दिल्ली सल्तनत का अंत होता है उस समय अवधि को हम कहते हैं सल्तनत काल। और सल्तनत काल की शुरुआत होती है 1206 ईस्वी में। 1206 में जब दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना किया जाता है, उसके बाद सल्तनत काल की शुरुआत होती है। और सल्तनत काल में कई सारे राजवंश समय समय पर आते हैं जो दिल्ली पर शासन करते हैं, और फिर दूसरे राजवंश के द्वारा एक राजवंश को खत्म करके नए राजवंश की स्थापना होता है। इनमें सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया वो थे गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आए खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद सैयद वंश, और अंत में लोदी वंश। और लोदी वंश को हरा करके 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली पर एक नए राजवंश की शुरुआत करते हैं, और एक नया समय अवधि भी शुरुआत होता है जिसको हम कहते हैं मुगल राजवंश। और मुगल के बाद जब मुगल की समाप्ति होता है तो फिर वो आधुनिक भारतीय इतिहास का हिस्सा बन जाता है। तो पहला चीज जो हमें समझना है वो ये समझना है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बिहार क्या था और दिल्ली सल्तनत के दौरान बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो एक लेखक का आप नाम याद रखिए जिसका नाम था मिन्हाज ए सिराज। मिन्हाज ए सिराज। और इस मिन्हाज ए सिराज के द्वारा एक
किताब लिखा जाता है जिस किताब का नाम था तबकाते नाशरी। एक किताब लिखा जाता है जिसका नाम था तबकाते नासरी, और इस किताब में बिहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिहार शब्द का प्रयोग। तो जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है तो दिल्ली सल्तनत के दौरान एक लेखक का नाम याद रखना है, उसका नाम था मिनहाज ए सिराज, जिसके द्वारा एक किताब लिखा जाता है तबकाते नासरी, और इस किताब में बात किया जाता है बिहार के बारे में। उसके बाद अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होते ही बिहार सीधे दिल्ली के कंट्रोल में नहीं था, और खास करके उस समय बिहार था भी नहीं। आज का बिहार, उड़ीसा और जो बंगाल का हिस्सा है, इन सब को मिला करके एक प्रांत होता था जिसको मुख्य रूप से बंगाल कहा जाता था। तो बंगाल के शासक और दिल्ली सल्तनत के शासक के बीच एक निरंतर संघर्ष की कहानी चलती है, और इस संघर्ष में जिस व्यक्ति को पहली बार कामयाबी मिला था वो कौन थे? वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के समय क्या हुआ कि बिहार पर अभियान चलाया गया, बिहार को अपने नियंत्रण में लेने के लिए इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान अभियान चलाया गया। और इस अभियान में उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया, बिहार को नियंत्रण में लिया। बिहार को नियंत्रण में लिया। बिहार को नियंत्रण में लिया। अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ये गुलाम वंश के शासक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद इन्होंने सत्ता को संभाला था। तो जब इल्तुतमिश बिहार को अपने नियंत्रण में लिया तो ये क्या किया कि यहाँ पे एक व्यक्ति को अपना गवर्नर नियुक्त किया। बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया किसको? मलिक जानी को। गवर्नर बनाया मलिक जानी। मलिक जानी को इन्होंने क्या किया कि बिहार का गवर्नर बना दिया। पर अगर बिहार वास्तविक रूप से किसी दिल्ली सल्तनत के शासक के द्वारा जो कंट्रोल किया गया, उनमें नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक का। नहीं, अगर बिहार की वास्तविक नियंत्रण की बात करें, चूंकि बिहार पर नियंत्रण की कहानी चल रहा है, तो बिहार पर अगर वास्तविक नियंत्रण किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया तो वो किया गया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि बिहार को वास्तविक रूप से अपने नियंत्रण में लिया। और इन्होंने कब नियंत्रण में लिया? तो 1324-25 के आसपास इन्होंने क्या किया कि बिहार को वास्तविक रूप से अपने नियंत्रण में लिया। और इन्होंने एक काम और किया। इन्होंने एक काम जो किया वो ये कि बिहार का राजधानी इन्होंने बिहार शरीफ बनाया। इन्होंने क्या किया कि बिहार का राजधानी बिहार शरीफ बनाया। गयासुद्दीन तुगलक क्या किया कि बिहार की राजधानी किसको बनाया गया? बिहार शरीफ। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि बिहार को अपने नियंत्रण में लिया, और अपने नियंत्रण में लेने के बाद उन्होंने बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया, क्योंकि दिल्ली से सीधे कंट्रोल करना किसी भी प्रांत को आसान नहीं होता। इसलिए उन्होंने भारत के अंदर जितने भूभाग को अपने अधीन किया, सभी भूभाग को अलग अलग प्रांतों में विभक्त किया। उन्हीं में से एक प्रांत बनाया बिहार को, और इसका राजधानी बना दिया बिहार शरीफ। तो ये स्टोरी है, ये कहानी है दिल्ली सल्तनत के दौरान बिहार में क्या क्या हुआ।
इनमें से इल्तुतमिश की नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले बिहार को अपने अधीन किया, और अपने अधीन करने के बाद बिहार में एक गवर्नर नियुक्त किया गया, एक व्यक्ति को, जिसका नाम था मलिक जानी। पर वास्तविक रूप से अगर बिहार को किसी व्यक्ति ने नियंत्रण किया तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1324-25 के आसपास बिहार को अपने अधीन किया, और अपने अधीन करने के बाद उन्होंने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ को बनाया। अगर हम और देखें तो ये ओवरऑल दिल्ली सल्तनत के दौरान शुरू हुआ। पर दिल्ली सल्तनत के बाद जो शासक आए वो थे अफगान शासक। अफगान शासक का मतलब कि अगर हम देखें तो सल्तनत काल में बहुत सारे अलग अलग देशों से शासक आए, जैसे सब हालांकि सेंट्रल एशिया से थे, तो कोई तुर्क थे, कोई अफगानी थे, कोई कहीं से थे। इन्हीं में से अफगान शासक के बारे में हमें समझना है कि जब दिल्ली में अफगान शासन की शुरुआत होती है तो उस समय बिहार का स्थिति क्या था, बिहार पर किस तरह से कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो आइए अब हम समझते हैं अफगान शासन और बिहार को। क्योंकि इतिहास में खास करके जो मध्यकालीन इतिहास है इसमें जंग बहुत ज्यादा हुई। हर कुछ वर्ष के बाद नए नए आक्रमणकारी आए, और इन आक्रमणकारियों ने ये बात सिद्ध किया कि शक्ति जिसके पास है शासन वही चलाएगा। तो अफगान के शासन के दौरान बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, इन चीजों को हम समझते हैं। तो हेडिंग डालते हैं अफगान शासक और बिहार। अफगान शासक और बिहार कि अफगान का जब शासन हुआ तो उसमें बिहार पर किस तरह से सत्ता चला था। देखिए, जब हम अफगान शासक के विषय में पढ़ते हैं कि अफगान शासन के दौरान बिहार का स्थिति क्या था, तो हमारे समझ में, हमारे दिमाग में शेरशाह सूरी की बात तो आती ही है। अगर शेरशाह सूरी के विषय में हम समझेंगे, हालांकि शेरशाह सूरी दिल्ली सल्तनत काल में कम एक्टिव होते हैं, बल्कि शेरशाह सूरी की भूमिका जो आती है वो आता है मुगल काल में। और मुगल काल में भी जो शुरुआत का समय है, जब मुगल अपने आप को अभी स्थापित होने का प्रयास ही कर रहा होता है, उस दौरान शेरशाह सूरी के रणनीति को, उनके शासन को हम समझते हैं। पर जो लोदी वंश थे, लोदी वंश भी अपने आप को अफगानी कहते थे, वो भी अफगानिस्तान से भी ही उनका संबंध था। तो जब हम बिहार के बारे में समझते हैं, खास करके अफगान सत्ता के विषय में, तो हमें दो राजवंश को समझना पड़ेगा। एक लोदी वंश, क्योंकि इसका संबंध भी अफगान से है, अफगानिस्तान से है, और दूसरा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की जो भूमिका है वो मुगल काल में है, पर जो लोदी वंश है, लोदी वंश का संबंध दिल्ली सल्तनत से है, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो अंतिम वंश थे वो लोदी वंश ही थे। तो आइए सबसे पहले हम लोदी वंश के शासन के दौरान बिहार पर क्या क्या भूमिका होता है उसके बारे में हम समझते हैं। लोदी वंश, तो अगर हम लोदी वंश के बारे में बात करें तो लोदी वंश के कई शासक में से एक शासक हुए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने बिहार के लिए क्या किया। सिकंदर लोदी की बात करें तो इन्होंने क्या किया कि दरिया खान नुहानी को, दरिया खान नुहानी, दरिया खान नुहानी को क्या किया, इन्होंने बिहार का राज्यपाल बनाया। इन्होंने क्या किया कि बिहार का राज्यपाल बनाया। राज्यपाल बनाया
दरिया खान नूहानी को उन्होंने क्या किया कि बिहार का राज्यपाल बनाया। पर लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे, लोदी वंश के अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के बेटा थे इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी या इब्राहिम लोदी जो भी लिखना चाहें आप। इब्राहिम लोदी का क्या होता है कि 1526 में अगर आपको याद हो तो 1526 का जो वर्ष है ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा वर्ष है जहां पे युगांतकारी घटना होता है। 1526 ईस्वी में क्या होता है कि भारत पर एक आक्रमण होता है बाबर का। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक लड़ाई होता है जिसको नाम दिया गया पानीपत की प्रथम लड़ाई। और इस पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर क्या करते हैं कि इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से पराजित करते हैं। न केवल इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होते हैं बल्कि युद्ध में मारे भी जाते हैं। और इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद दिल्ली में एक नए राजवंश की शुरुआत होता है जिसको कहते हैं मुगल राजवंश, या फिर भारत के इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत होता है जिसको कहते हैं मुगल काल। तो इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद चूंकि दिल्ली में एक नए शासक आ गए और उस नया शासक का नाम था बाबर। देखिए बाबर की स्टोरी हम जब मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी सेना को लेकर के एक आदमी सपना देखता है और अपने उस सपना को हकीकत में बदलने के लिए कितने मुश्किलों से गुजरता है। और उस मुश्किलों से गुजरने के बाद एक आदमी एक नया साम्राज्य बनाता है जिसको अपने देश में, अपने राज्य में छोटा सा साम्राज्य भी नहीं मिल रहा था, सत्ता नहीं मिल रहा था। वो आदमी संघर्ष के बल पर किस तरह से एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करता है। बाबर को भले ही जो इंसान है, आदमी है या भारतीय लोग हैं हेट करें कि वो मुस्लिम थे, उन्होंने भारत के लोगों पर अत्याचार किया, पर व्यक्तिगत रूप से बाबर की कहानी हर एक इंसान को समझना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में आप जब तक जिंदा है तब तक आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, संघर्ष करनी पड़ेगी। और बाबर की संघर्ष की कहानी हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में कभी भी हमें निराश नहीं होनी चाहिए। हमें उम्मीद, अपने ऊपर भरोसा, अपने मेहनत और रिस्क लेना चाहिए। और वो रिस्क एक दिन जब सफल हो जाती है तो हमें अपने सपने को हकीकत में तब्दील करने का मौका देता है। तो वो बाद की बात है। पर यहाँ एक चीज समझिए कि 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और इब्राहिम लोदी के मृत्यु के साथ लोदी वंश समाप्त होता है और भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होता है जिसको कहते हैं मुगल काल। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में युद्ध हुआ और इस युद्ध में कौन मारे गए? तो वो मारे गए। और इसी समय का फायदा उठा करके क्या किया कि दरिया खान नूहानी का जो बेटा था जिसको कहते थे बहार खान नूहानी, जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु होता है तो बिहार में क्या होता है? बहार खान नूहानी बिहार का राज्यपाल होता है। बहार खान नूहानी, ये बहार खान नूहानी क्या करते हैं कि बिहार को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित करता है और अपने आप को दिल्ली से अलग कर लेता है। यानी कि जो सेंट्रल है, जो सेंट्रल पावर है, उसके कंट्रोल से अपने आप को अलग कर लेता है। क्योंकि बाबर बहुत लंबे समय तक इस युद्ध के बाद जिंदा रहे नहीं। हालांकि 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी के बीच उन्होंने 4 लड़ाइयां लड़ी और चारों के चारों लड़ाइयां में उनका जीत हुआ। पर इसी दौरान एक चीज आप याद रखिए, क्या होता है कि बहार खान नूहानी बिहार को स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है और अपने आप को दिल्ली से बिल्कुल अलग कर लेता है। पर कहानी आगे बढ़ती है और आगे क्या कहानी है कि लोदी वंश का जो एक नया शासक आता है उसका नाम था महमूद लोदी। महमूद लोदी, ये महमूद लोदी इब्राहिम लोदी के बेटे थे
और महमूद लोदी प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से बाबर को हरा करके फिर से सत्ता प्राप्त किया जाए। पर बाबर के साथ इसका एक युद्ध होता है 1529 में, जिसको कहते हैं घाघरा की लड़ाई। 1529 घाघरा की लड़ाई। और इस घाघरा की लड़ाई में जो महमूद लोदी है, ये महमूद लोदी हार जाते हैं। और महमूद लोदी के हार के साथ ही बिहार में एक नई चीज की शुरुआत होता है, और वो ये कि जो महमूद लोदी है ये भाग करके बिहार आ जाते हैं और बिहार की सत्ता को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं। 1530 में बाबर का भी मृत्यु हो जाता है, और बाबर की मृत्यु के पश्चात किसी तरीके से बिहार और जो भारत की सत्ता है वो चलते रहता है, क्योंकि बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली में एक नए शासक आए जिसका नाम था हुमायूं। तो हुमायूं के शासन के दौरान क्या सब होता है, इन चीजों को हम समझते हैं। इसका मतलब हो गया कि लोदी वंश के खत्म होने के साथ साथ बिहार में जो अफगान शासक का या अफगान शासन का जो पहला चरण है, फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज की समाप्ति हो जाता है। बिहार में अफगान शासन का जो दूसरा फेज शुरू होता है वो शुरू होता है शेरशाह के उत्थान के साथ, शेरशाह के नियंत्रण के साथ, कि किस तरीके से शेरशाह ने न केवल बिहार को बल्कि दिल्ली को भी अपने अधीन किया और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि अफगान शासन के दौरान बिहार का जो दूसरा चरण है जिसको नियंत्रण करने का प्रयास करता है शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी सूरवंश से थे। तो सूरवंश के दौरान बिहार में क्या सब बदलाव हुआ, आइए अब हम इस चीज को समझते हैं। शेरशाह सूरी, ऊपर वाले को ही बता देते हैं। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी भी एक अफगानी थे। इसका भी संबंध अफगानी राजवंश या अफगानी मूल के लोगों से था। और शेरशाह सूरी के द्वारा एक वंश का स्थापना किया जाता है जिसको कहते हैं सूरवंश। तो अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो इसका बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था फरीद खां। और शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था कब, 1486 ईस्वी में। जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। और इसके पिता जो थे, इसके पिता कौन थे, इसके पिता थे हसन खां। हसन खां सासाराम के जमींदार थे वो। शेरशाह सूरी जिसका बचपन का नाम फरीद खां था, उसका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में, बिहार में ही हुआ था। और उसके पिताजी जो थे एक छोटे से जमींदार थे, कहाँ का, सासाराम का। शेरशाह सूरी जो है सासाराम के जागीरदार थे, जमींदार थे। शेरशाह सूरी का जो उपाधि दिया गया था, ये उपाधि इसको मिला था किसके द्वारा, ये उपाधि इसको दिया गया था शेर खां का बहार खान नुहानी के द्वारा। शेर का उपाधि, शेर का उपाधि इसको मिला था बहार खान नुहानी। शेर खां
शेर खां का उपाधि, शेर खां। शेर खां का जो उपाधि मिला था शेरशाह को, ये उपाधि मिला था इसको बहार खां नुहानी के द्वारा। बहार खां नुहानी कौन थे? ये दरिया खां नुहानी के बेटे थे। जब दिल्ली पर मुगल का नियंत्रण हुआ तो मुगल के नियंत्रण के पश्चात इन्होंने क्या किया कि बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। शेर खां और बहार खां नुहानी के बीच एक अच्छे रिश्ते पहले से ही थे, क्योंकि शेरशाह जमींदार के रूप में सासाराम के जमींदार थे इनके पिताजी। क्या होता है कि शेर खां ये जो बहार खां है, बहार खां का निधन हो जाता है कुछ समय के बाद। तो बहार खां के निधन के बाद इन्होंने क्या किया, बहार खां के निधन के बाद, जब बहार खां का निधन हो गया तो इसके मृत्यु के बाद उनके जो पत्नी थी दूदू बेगम, उनसे उन्होंने क्या किया कि शादी कर लिया। दूदू बेगम से शादी, दूदू बेगम से शादी कर लिया। देखिए ये घटना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहार खां नुहानी के पास बिहार की सत्ता का कंट्रोल है, और जब उसका मृत्यु होता है तो उसके मृत्यु के पश्चात शेरशाह सूरी क्या करते हैं कि उनकी जो विधवा पत्नी है दूदू बेगम, उनसे शादी कर लेते हैं। और इस शादी के बाद कहीं न कहीं शेरशाह सूरी को बिहार के सत्ता को अपने नियंत्रण में लेने का एक अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि बैक सपोर्ट कुछ जो जो शासक के जो मंत्री थे, या हम कह सकते हैं कि उनके दरबार में जो लोग थे, प्रशासक थे, उनका था सपोर्ट सिस्टम था। इस तरीके से ये क्या करते हैं कि बिहार को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। पर शेरशाह सूरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, एम्बिशियस पीपल, नहीं? और एक एम्बिशियस पीपल को एक छोटे से हिस्से पे शासन करना कभी भी पसंद नहीं होता है। वो हमेशा चाहते हैं कि उनके राज्य का विस्तार हो, और राज्य के विस्तार वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर लड़ाई लड़ने की हिम्मत होती है, क्षमता होती है। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो दो चीज जरूरी है, एक तो रिस्क लेना पड़ेगा, और दूसरा हर मोड़ पे चुनौती आएगी, उस चुनौती का आपको समाधान खुद ही निकालना पड़ेगा। तो शेरशाह सूरी एक एम्बिशियस पीपल है जिनको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, और साम्राज्य के विस्तार करने के लिए इसको युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध भी किसके साथ करना पड़ेगा? तो मुगल शासक के साथ, क्योंकि मुगल दिल्ली को अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। तो शेरशाह सूरी के साथ और मुगल के बीच 3 लड़ाइयां होता है, नहीं? शेरशाह सूरी और मुगल के बीच अगर युद्ध की बात करें तो 3 युद्ध होता है। शेरशाह सूरी का ध्यान बंगाल पे था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत में से एक था। आगे जब हम जो मॉडर्न हिस्ट्री को समझेंगे तो वहां पे हम बंगाल के इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि किस तरह से बंगाल भारत के सबसे समृद्ध प्रांत में से एक था। क्योंकि बंगाल कृषि के लिए बहुत फेमस था, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, मछली के लिए, बहुत सारे व्यापारिक चीजें बंगाल में उत्पादन होती थी, सूती कपड़े तैयार होते थे। तो शेरशाह सूरी के दिमाग में बस एक चीज था कि किसी न किसी तरीके से हमको बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करना है। तो चूंकि उस समय सेंट्रल पावर मुगल के हाथों में था, और मुगल के शासक थे हुमायूं। तो हुमायूं को इन्होंने एक ऑफर दिया कि अगर आप मुझे बंगाल दे देते हैं तो हम आपको बिहार सौंप दे देंगे, और इसके साथ साथ 10 लाख दिनार भी देंगे। नहीं, ये हुमायूं को ऑफर देता है। हुमायूं को क्या ऑफर देता है कि तुम हमसे क्या करो कि बिहार ले लो, बिहार का जो प्रांत है ये प्रांत ले लो, हम तुमको दे रहे हैं, बस हमको बंगाल दे दो यार। क्योंकि बंगाल में क्या है,
बंगाल एक समृद्ध प्रांत है जहां से बहुत ज्यादा टैक्स आ सकता है। इस वजह से शेरशाह का ध्यान बंगाल को अपने कंट्रोल में करने के लिए होता है। और शेरशाह क्या करते हैं कि हुमायूं को ऑफर भी देता है कि बंगाल हमको दे दो, हम तुमको बिहार दे रहे हैं। न केवल बिहार देंगे बल्कि 10 लाख दिनार की राशि भी चुकाएंगे। पर हुमायूं इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बंगाल के शासक के साथ एक लड़ाई लड़ते हैं जिसको कहा जाता है सूरजगढ़ की लड़ाई। सूरजगढ़ की लड़ाई सूरजगढ़ की लड़ाई। और ये लड़ाई कब लड़ा जाता है? तो 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ा जाता है 1534 ईस्वी में। और इस लड़ाई में क्या करते हैं कि वो बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, बंगाल पर नियंत्रण। बंगाल पर नियंत्रण। और जब बंगाल पर नियंत्रण किया शेरशाह ने, तो हुमायूं का क्या हो गया? हुमायूं को अब ये लग रहा है कि किस तरह से हम बंगाल को फिर से अपने कंट्रोल में करें। और इसके लिए हुमायूं के साथ शेरशाह का एक लड़ाई होता है जिसको कहते हैं चौसा का युद्ध या चौसा की लड़ाई। चौसा नाम का जो ये जगह है, ये आज के जो बिहार के बक्सर जिला है वहां पे है। यहाँ पे पहली बार आमना सामना हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस लड़ाई में क्योंकि जो हुमायूं थे उसको बहुत ज्यादा नशा का लत था, नहीं दिन रात अफीम मारते थे, गांजा भांग इस तरह से पीते थे। तो बहुत अच्छा स्टोरी है। क्या किया कि शेरशाह ने क्या किया कि लंबे समय तक एक दूसरे के सैनिक को आमने सामने करके रखा। एक तरफ हुमायूं की सेना और एक तरफ शेरशाह की सेना, दोनों के बीच वास्तविक लड़ाइयां नहीं हो रहा है। बस शेरशाह उनकी सेना के क्षमता को, कमजोरी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही पता चला कि जो शेरशाह, जो हुमायूं है वो बहुत ज्यादा नशा करते हैं, उनकी सेना भी नशा करते हैं, तो एक रात जब ये पूरी तरीके से नशा में था तो अचानक शेरशाह की सेना हुमायूं की सेना पे आक्रमण करते हैं। और इस आक्रमण में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है हुमायूं को। हुमायूं किसी तरीके से जान बचाकर भाग जाते हैं। पर इस लड़ाई में शेरशाह का जीत होता है। और ये लड़ाई कब हुआ था? ये लड़ाई हुआ था 1539 में। 1539 में। और इस लड़ाई में शेरशाह का जीत होता है। शेरशाह का जीत होता है, हुमायूं का हार होता है। तो कहीं ना कहीं अब शेरशाह सूरी एक मजबूत शासक के रूप में उभर रहा है, जो दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली पर जो एक नया राजवंश की स्थापना हुआ है, मुगल वंश के शासक को चुनौती दे रहा है। पर वास्तविक लड़ाई, और वो एक लड़ाई जिसके बाद दिल्ली पर शेरशाह सूरी का नियंत्रण स्थापित होता है, वो लड़ाई है कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में होता है। और इस लड़ाई में भी शेरशाह सूरी का विजय होता है। और इस लड़ाई के साथ हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। हुमायूं के लिए अब भारत एक राज्य के रूप में रह ही नहीं गया, क्योंकि दिल्ली अब सीधे कंट्रोल में आ जाता है शेरशाह सूरी के पास। और हुमायूं भाग करके ईरान जाते हैं और ईरान के शासक के पास शरण लेते हैं। और फिर 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी का जो समय अवधि है, ये समय अवधि है शेरशाह सूरी और अफगानी शासक का, जिसने कि भारत पर नियंत्रण करके रखा और भारत पर शासन किया। 1555 में हुमायूं फिर से आते हैं, फिर से सूरवंश या
जो अफगानी है उसको हराते हैं, और हराने के बाद फिर से वो बिहार के साथ साथ दिल्ली को और भारत को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं। तो ये लड़ाई जो था ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई था, क्योंकि इस लड़ाई के साथ ही दिल्ली पर सूर्यवंश की शुरुआत हो जाता है। दिल्ली पर एक नया वंश की शुरुआत होता है जिसको कहते हैं सूर्यवंश, जो शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया था। पर 1545 ईस्वी में, वर्ष 1545 में शेरशाह सूरी का मृत्यु हो जाता है। इसके मृत्यु भी युद्ध के दौरान ही होता है। युद्ध के अभियान के समय एक गोला के फट जाने की वजह से शेरशाह सूरी घायल होते हैं, और घायल होने के बाद अंततः उनका मृत्यु हो जाता है। और उसके मृत्यु के बाद सूर्यवंश, और या ये कहें कि अफगानी शासन भारत पर कमजोर होना शुरू हो जाता है। कई बाहरी आक्रमण भी होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम समझेंगे। पर एक चीज समझना जरूरी है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान किस तरह से जो प्रशासनिक सुधार का काम हुआ वो किस तरह से हुआ, आइए अब हम उनको समझते हैं। देखिए, जो एक राजा होता है, एक शासक होता है, एक शासक केवल इसलिए नहीं जाना जाता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य का कितना विस्तार किया, बल्कि एक शासक इसलिए भी जाना जाता है कि उसने जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो विस्तार करने के बाद अपने साम्राज्य पर शासन किस तरह से किया, उनकी प्रशासनिक नीति क्या रही, और वो प्रशासनिक नीति कितना सफल रहा। तो अगर आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझना चाहते हैं, और उन खास करके जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो प्रशासनिक पहलू है इसको समझना चाहते हैं, तो शेरशाह सूरी को समझना आवश्यक है कि शेरशाह सूरी किस तरह से अपने प्रशासनिक रणनीति के वजह से न केवल भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि इस विविधतापूर्ण देश पर सही तरीके से शासन किया, सुचारू तरीके से शासन किया। इसके लिए इन्होंने कई सारे काम किए। तो उन्हीं कुछ कामों को आइए अब हम समझते हैं। तो शेरशाह सूरी की कार्य की बात करें कि इनका कार्य क्या क्या रहा, तो सबसे पहले जो शेरशाह सूरी किया उनमें से एक इन्होंने क्या किया कि भूमि सुधार पर काम किया। भूमि सुधार, क्योंकि शेरशाह सूरी इस बात को समझते थे कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का बेस है एग्रीकल्चर, कृषि, और अगर उसको अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना है तो पैसा की जरूरत होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत होना आवश्यक है, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो सबसे ज्यादा ध्यान जिस सेक्टर पे दिया जाना चाहिए वो सेक्टर है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में भी जो भू राजस्व की दर है, भू राजस्व की दर अगर बहुत ज्यादा हो गया तो किसान का स्थिति खराब हो जाएगा, किसान टैक्स देने में असमर्थ हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं जब्ती प्रणाली। इसके लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया जिसको कहते हैं जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली, और ये जो जब्ती प्रणाली था, जब्ती प्रणाली में क्या होता था कि सबसे पहले भूमि को मापा जाता था, और भूमि को मापने के बाद अलग अलग तरह की जो भूमि थे उस भूमि पर अलग अलग तरह के टैक्स की राशि निर्धारित किया जाता था। क्योंकि सभी भूमि पर अगर सेम टैक्स होगा तो सब जमीन तो उपजाऊ होता नहीं है। कुछ जमीन ऐसे थे जो बहुत उपजाऊ थे, तो उस जमीन पर टैक्स का जो दर है, जो टैक्स का रेट है वो अलग होना चाहिए।
कुछ जमीन ऐसे थे जिस पर कृषि करना मुश्किल था, तो ऐसे जमीन पर अगर टैक्स का रेट बहुत ज्यादा होगा तो किसान का स्थिति खराब हो जाएगा, किसान कृषि ही नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अलग अलग तरह के जो जमीन थे सबसे पहले उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा और उस पर टैक्स के राशि को निर्धारित किया कि उस पर किस तरह से टैक्स की राशि पे किया जाना चाहिए। तो पहला चीज इन्होंने क्या किया कि जब्ती प्रणाली का शुरुआत किया, और जब्ती प्रणाली का जो बेस था ये भूमाप के आधार पर सबसे पहले भूमि को मापा जाएगा। भूमि को मापने के बाद उस पर कितना टैक्स देना है, किस तरह से टैक्स देना है, इन चीजों को निर्धारित किया जाएगा। तो शेरशाह सूरी के जब काम की बात होती है तो पहला चीज हमें जो ध्यान में रखना है वो ये कि उन्होंने किस तरह से भूमि सुधार करने का प्रयास किया, क्योंकि एग्रीकल्चर भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। ये केवल आज की बात नहीं है। भारत अगर कभी सोने का चिड़िया था तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि भारत अपनी कृषि के लिए जाना जाता था। और जो औद्योगिक क्रांति हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, औद्योगिक क्रांति से पूर्व दुनिया में वही देश सबसे ज्यादा समृद्ध हुआ करता था जो कृषि में बहुत आगे था। इसलिए कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत और चीन टॉप पर थे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले दुनिया में दो ही अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत था, एक भारत की अर्थव्यवस्था और दूसरा चीन की अर्थव्यवस्था, क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्था का आधार था एग्रीकल्चर, कृषि। क्योंकि ये दोनों देश ऐसे क्षेत्र में आते हैं जहां पर नदियां बहुत ज्यादा बहती है। ये नदियां अपने साथ पानी लेकर के आती है। ये पानी कृषि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला काम जो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया वो जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया गया, क्योंकि जब्ती प्रणाली के द्वारा ये टैक्स के रेट को निर्धारित कर सकते थे। शेरशाह सूरी ने दूसरा काम ये समझा कि हमें अगर इतने बड़े भाग पर शासन करना है तो हर एक हिस्से की सूचनाओं को जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना आवश्यक है। अगर आप विशाल भूभाग पर नियंत्रण किए हुए हैं और उस पर शासन कर रहे हैं तो देश के एक कोने से दूसरे कोने में क्या घटनाएं हो रही है, राजा को इसकी खबर जितना जल्दी मिलेगा, राजा उतना ज्यादा ही सटीक और त्वरित एक्शन लेगा, और उसके एक्शन से न केवल प्रशासन सही चलेगा बल्कि राजा के राज को भी बचाए रखने में मदद मिलेगा। तो दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि डाक का शुरुआत किया। डाक का क्या काम होता है? सूचना को पहुंचाना। तो जो डाक व्यवस्था है उसमें डाक का जो हिस्सा था ये संचार व्यवस्था था, संचार व्यवस्था। और इन शेरशाह के द्वारा एक और काम है जिसको भुलाया नहीं जाता है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो उस समय सबसे लंबा रोड हुआ करता था, जो भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। उसका निर्माण किया गया किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, और इस ग्रैंड ट्रंक रोड को नाम क्या दिया जाता था? सड़क-ए-आजम। इसको नाम दिया जाता था सड़क-ए-आजम। इसको नाम दिया जाता था सड़क-ए-आजम। तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, जिसको नाम दिया गया सड़क-ए-आजम। और इसके साथ साथ शेरशाह सूरी सिक्के चलाने के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि जब एक राजा आता है ना तो उस राजा के द्वारा, आपको याद हो, हालांकि राजा कहना सही नहीं है, शासक या सुल्तान जो भी कह लें, जब भी एक शासक आता है तो वो शासक ये चाहते हैं कि उसके अर्थव्यवस्था में जो सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं, वो मुद्राएं सही तरीके से काम करें। शेरशाह ने भी यही काम किया। उन्होंने दो तरह के सिक्के चलाए। अगर उसके सिक्के की बात करें तो उनमें से एक सिक्का जो था वो था चांदी का।
चांदी के सिक्का को कहा जाता था रुपया। चांदी के सिक्का को कहा जाता था रुपया। इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि शेरशाह के द्वारा जो चांदी का सिक्का चलाया गया था उसको क्या नाम दिया गया, रुपया, दिनार, दाम, कुछ भी ऑप्शन दे देता है। तो याद रखिए कि शेरशाह ने चांदी का सिक्का चलाया और इस चांदी के सिक्के को कहा गया रुपया। और उन्होंने दूसरा जो सिक्का चलाया वो था तांबा का, और तांबा के सिक्के को नाम दिया गया दाम। तो शेरशाह सूरी के द्वारा दो तरह के सिक्के की शुरुआत किया जाता है। उनमें से एक सिक्का था चांदी का जिसको कहा जाता था रुपया, और दूसरा सिक्का था तांबे का बना हुआ जिसको कहा जाता था दाम। तो ये शेरशाह सूरी की कुछ प्रशासनिक कार्य था, जो प्रशासनिक कार्य उसको अपने साम्राज्य पर नियंत्रण करने के साथ साथ साम्राज्य पर सही तरीके से शासन करने में भी मदद किया, क्योंकि संचार उसको बहुत त्वरित सूचना देता था। सड़क का निर्माण किया ताकि व्यापार में वृद्धि हो सके। भारत को सेंट्रल एशिया से जोड़ने का प्रयास किया गया, देश के अलग अलग हिस्से को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। तो शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद, क्योंकि 1545 में शेरशाह सूरी का मृत्यु हो जाता है, शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद उसके बेटे जो थे वो जलाल खां वो सत्ता संभालते हैं। शेरशाह की बाद शेरशाह के बाद जो सत्ता में आते हैं वो है जलाल खां। शेरशाह के बाद जो व्यक्ति सत्ता में आते हैं वो थे जलाल खां। और जलाल खां की बात करें तो जलाल खां शेरशाह के पुत्र थे। शेरशाह के पुत्र थे जलाल खां। और जलाल खां क्या करते हैं, जलाल खां सत्ता को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। बट 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं सरहिंद एवं मछीवार का युद्ध। सरहिंद एवं मछीवारा। सरहिंद एवं मछीवार का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो अफगानी शासक थे, जो सिकंदर सूरी था, सिकंदर सूरी, ये युद्ध जो हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, सिकंदर सूरी एवं हुमायूं के बीच, हुमायूं के बीच हुआ था। और इस लड़ाई में क्या होता है कि हुमायूं का जीत होता है और सिकंदर सूरी हार जाते हैं। और सिकंदर सूरी के हार के साथ ही जो दिल्ली पर शेरशाह या सूरवंश की सत्ता था वो सत्ता समाप्त हो जाता है। तो ये कहानी था शेरशाह और सूरवंश का, जिसने कि न केवल बिहार पर बल्कि बिहार से शुरुआत करके दिल्ली को अपने अधीन किया, और दिल्ली को अपने अधीन करने के बाद पूरे भारत पर एक निश्चित समय अवधि के दौरान शासन किया। हुमायूं 1555 में भले ही सिकंदर सूरी को हरा करके फिर से मुगल वंश को स्थापित करने का कोशिश करता है दिल्ली में, पर एक साल बाद यानी कि ठीक 1556 ईस्वी में हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। और हुमायूं के मृत्यु के बाद मुगल वंश के एक नए शासक बनते हैं अकबर। और अकबर वो शासक है जो न केवल मुगल को वास्तविक रूप से स्थापित किया दिल्ली पर,
बल्कि एक लंबे समय अवधि तक शासन करके मुगल को इतना मजबूत बना दिया कि आने वाले कुछ वर्षों तक मुगल भारत पर अपना शासन करते रहा। पर अकबर के शासन काल के दौरान भी जो सूर्यवंश या जो अफगानी शासक है उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसका प्रभाव अकबर के शासन काल के कुछ जो शुरुआत का कुछ वर्ष है उस समय अवधि के दौरान बिहार पर बना रहा। क्योंकि बिहार को हम सेंटर पॉइंट में रख रहे हैं, इसलिए अकबर के शासन काल के दौरान बिहार क्या था या मुगल समय में बिहार पर किस तरह से प्रभाव पड़ा, इन सब चीजों को हम आगे समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।